यूनिट नंबर 11 एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर का रैपिड रिवीजन देखेंगे। ओके ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में बोल रखा है, यही याद रखना है, पॉलिशिंग वुडन फर्नीचर के पॉलिशिंग के लिए ऑर्डिनरी स्पिरिट का यूज करते हैं। ऑर्डिनरी स्पिरिट कुछ नहीं बल्कि हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि इथेनॉल है। ठीक है, मीन्स हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग कंपाउंड इथेनॉल जो कि ऑर्डिनरी स्पिरिट है, उसका यूज हम वुडन फर्नीचर के पॉलिशिंग के लिए करते हैं। एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1OH। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्कोहल। एल्कोहल का क्लासिफिकेशन हम करेंगे, जैसे एल्कोहल हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ OH ग्रुप पे है। अगर कार्बन से एक OH ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। ठीक है, 2 OH ग्रुप लगा हुआ है तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल होगा, और 3 OH लगा हुआ है, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है कार्बन से तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल होगा। तो सिंपल सा था, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम पे। अगर कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 मतलब जिससे हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो वो 3 टाइप के एल्कोहल और रहेगा। एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल, दूसरा एलाइलिक एल्कोहल, तीसरा बेंजाइलिक एल्कोहल। अब तीनों को हम एक करके देखेंगे। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल तो सिंपल सा है, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो प्राइमरी कार्बन हो तो प्राइमरी एल्कोहल, OH जिस कार्बन से अटैच है अगर वो सेकेंडरी कार्बन हो तो सेकेंडरी एल्कोहल, और OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है अगर वो टर्सरी कार्बन हो तो टर्सरी एल्कोहल हो जाएगा वो। ओके, अब डिग्री ऑफ कार्बन निकालना सबको आता होगा। डिग्री ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं, जैसे ये देख लीजिए, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है और डायरेक्टली अगर एक कार्बन से लगा हो तो प्राइमरी कार्बन कहलाएगा, इस प्रकार से प्राइमरी एल्कोहल हो गया। अब जिस कार्बन से OH जिस कार्बन से लगा हुआ है डायरेक्टली 2 कार्बन से लगा हुआ है तो इस प्रकार से सेकेंडरी कार्बन हो गया, और सेकेंडरी कार्बन से OH लगा हुआ है तो इसलिए सेकेंडरी एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, और डायरेक्टली कार्बन OH जिस कार्बन से लगा हुआ डायरेक्टली 3 कार्बन से लगा हुआ है, 1 2 3, तो टर्सरी कार्बन हो गया, और टर्सरी कार्बन से OH लगा हुआ तो इससे टर्सरी एल्कोहल हो गया। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल इजिली हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब एलाइलिक एल्कोहल में आते हैं। एलाइलिक एल्कोहल का मतलब कि डबल बॉन्डेड कार्बन के आगे वाले कार्बन से, अगर रफ लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये बोलेंगे डबल बॉन्डेड कार्बन के आगे वाले कार्बन से अगर OH लगा हुआ है तो एलाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। ओके, OH ग्रुप अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, एलाइलिक कार्बन होगा। ओके, इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एलाइलिक होगा। अब बेंजाइलिक में बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन से अगर कोई OH अटैच है, जैसे बेंजीन रिंग हो गई, ये बेंजीन रिंग हुई, इससे कार्बन है, इससे डायरेक्ट एक OH अटैच हुआ है तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक एल्कोहल। और बेंजाइलिक में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी बेंजाइलिक होते हैं। ओके, तो 3 हो गया। प्राइमरी sp3, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH लगा हुआ है तो या तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल होगा, या तो एलाइलिक एल्कोहल होगा, तो बेंजाइलिक एल्कोहल होगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। अब दूसरी कंडीशन हो सकती है, अगर OH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा हुआ है तो उसमें सिर्फ एक कंडीशन बनेगी, विनाइलिक एल्कोहल। डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट अगर OH लगा हुआ है तो होता है विनाइलिक एल्कोहल। ओके, चलिए अब आते हैं फिनाल पे। फिनाल में भी वही है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक फिनाल। अगर बेंजीन रिंग से एक OH लगा हुआ है तो मोनोहाइड्रिक हो जाएगा एल्कोहल, जिसको बोलते हैं सिंपली फिनॉल। और अगर बेंजीन रिंग से 2 OH लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल, या कि इसको बोलेंगे क्या, डाइहाइड्रिक हो जाएगा ये। और इधर अगर बेंजीन रिंग से 3 OH लगा हुआ है तो ये हो जाएगा ट्राइहाइड्रिक। ठीक है, इस प्रकार से फिनाल को भी हम मोनोहाइड्रिक फिनाल, डाइहाइड्रिक फिनाल और ट्राइहाइड्रिक फिनाल की कैटेगरी में देख सकते हैं। फिनाल हो। अब हम चलते हैं ईथर पे। ईथर में भी 2 टाइप के ईथर हमको पढ़ने थे, एक पढ़ना था सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, दूसरा पढ़ना था मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर O के दोनों साइड में सेम ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे ये हो गया C2H5 C2H5, तो ये हो जाएगा सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर, जिसको बोलते हैं, इसका नाम अगर देखेंगे तो हो जाएगा डाईइथाइल ईथर। लेकिन अगर O के दोनों साइड में डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ओके, तो हो जाएगा अनसिमेट्रिकल ईथर या मिक्स्ड ईथर। ओके, जैसे ये दोनों अनसिमेट्रिकल ईथर या मिक्स्ड ईथर हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा ईथर हो गया। नॉमेनक्लेचर में अगर हमको एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर करना है तो इसका जनरल नेम हो जाएगा एल्केनॉल। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एल्केनॉल, एल्केनॉल हो जाएगा। ठीक है, एल्केन का ई हटा के ऑल लगा देंगे, जो एल्केन में ऐसे लिखते हैं ई है तो उसका ई हटा के लिख देंगे वहाँ पे ऑल, तो एल्केनॉल हो जाएगा इसका
क्या आईपैक नेम में। आज का ये पीओ क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर है। अगर मान लीजिए कि किसी कार्बन की जो चेन है, मान लीजिए कोई अल्कोहल है तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद देंगे मल्टीपल बॉन्ड को, देन देंगे सब्स्टिट्यूएंट को। फिलहाल अभी यहाँ पे रखना देंगे, टेबल देखनी हमको। टेबल में देखिए जैसे ये हो गया एल्केनॉल, जनरल नाम एल्केनॉल, इसका आईपैक नेम में लिखेंगे तो एक कार्बन का है तो हो जाएगा मेथेनॉल, चूँकि एक कार्बन का जो वर्ड रूट होता है मेथ होता है, 2 कार्बन का एथ होता है तो ये मेथेनॉल हो गया। 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप नेमिंग करने सिंपल सा, ये सबको पता होगा। अब सिंपल हम लास्ट वाले देखें जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल का कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल, इसका मतलब कॉमन नेम होता है, और आईपैक नेम इसका हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। बाकी आप टेबल एक बार प्लीज सब देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा ये साइक्लिक अल्कोहल दे रखा, साइक्लिक अल्कोहल जैसे साइक्लोहेक्सिनॉल है, इधर 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल है। ओके, सिंपल सा आईपैक नेम है सबको। 11th में भी एक कवर हो चुका होगा। आते हैं फिनाल पे। फिनाल जो होता है ये बेंजीन का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। बेंजीन पे अगर OH ग्रुप लग गया, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप लग गया, तो उसको बोलेंगे फिनाल। अब फिनाल में जैसे कि यहाँ पे इसका कॉमन नेम और उसके साथ साथ आईपैक नेम भी पता होना चाहिए, ठीक है। मेनली कॉमन नेम पता होना चाहिए। जैसे अगर बेंजीन पे एक OH लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे जनरली फिनॉल। आर्थोक्रिसाल अगर OH टॉलुइन के, जैसे बेंजीन पे CH3 लग जाता है उसको बोलते हैं टॉलुइन। अगर उसके आर्थो पे OH लगा हुआ है तो आर्थोक्रिसाल हो जाएगा, मेटा पे लगा हुआ है तो मेटाक्रिसाल हो जाएगा, और पैरा पे लगा हुआ है तो पैराक्रिसाल हो जाएगा। तो क्रिसाल जरूर याद रखना। तो आर्थोक्रिसाल, मेटाक्रिसाल और पैराक्रिसाल। ओके, इसी प्रकार से इधर दे रखा है डाईहाइड्रोक्सी अगर फिनाल है, डाईहाइड्रोक्सी फिनाल के केस में 1 2 1 3 एंड 1 4 बेंजीन डाइऑल के केस में, जैसे बेंजीन 1 2 डाइऑल है तो उसको कैटिचाल बोलेंगे, बेंजीन 1 3 डाइऑल तो उसको रिसोर्सिनॉल बोलेंगे, बेंजीन 1 4 डाइऑल है तो उसको हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल बोलेंगे। ईथर के आईपैक नेम में आते हैं। ईथर के आईपैक नेम में क्या करना है, एल्काइल ईथर लिखना है। एल्काइल ईथर पहले एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जो लार्जर आर ग्रुप रहेगा ईथर में, जैसे 2 साइड है, एक इधर आर लगा रहेगा एक इधर आर, तो जो लार्जर ग्रुप रहेगा उसको हम क्या मानेंगे, पैरेंट हाइड्रोकार्बन के रूप में चूज करेंगे। ओके, जैसे कि अब इस टेबल में देखते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल अगर हम लेंगे तो लार्जर ये है, इसको पैरेंट कार्बन ले लेंगे, और छोटा सा है तो इसको एल्कॉक्सी लिखेंगे। मतलब इसको ऐसा लिखा जाता है एल्कॉक्सी एल्केन लिखा जाता है। इसका आईपैक नेम लिख सकते हैं हमें एल्कॉक्सी एल्केन लिखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो एल्केन लिखेंगे वो जो लार्जर चेन होगी उसको लिखेंगे, और जो छोटी चेन होगी उसको एल्कॉक्सी लिखेंगे। जैसे इस केस में मेथॉक्सी हो गई, छोटी वाली जो 1 कार्बन की है तो मेथॉक्सी हो गई, और जो लार्जर चेन है वो 3 कार्बन की है तो मेथॉक्सी हो जाएगा, और 3 कार्बन की तो प्रोपेन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका नाम लिखेंगे मेथॉक्सी प्रोपेन या 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। सिंपल सा समझ आ गया होगा। जैसे इसका लिखना है तो सिंपल सा है, इसका हो जाएगा क्या, मेथॉक्सी मीथेन आईपैक नेम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इथॉक्सीथेन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सबका हम लोग कर लेंगे। बाकी कॉमन नेम तो इसका डाई मिथाइल ईथर हो गया। टेबल एक बार टेबल देख लीजिए, बस सिंपल सा है। आ जाते हैं आईपैक नेम के बाद एग्जाम्पल 11.1 है, इस सबका आईपैक नेम लिखना है। जैसे इसका लिखना है तो ऊपर बता रखा प्रायोरिटी क्या है, पहले फंक्शन ग्रुप देखेंगे, उसके बाद मल्टीपल पॉइंट देखेंगे, देन सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। तो यहाँ से फंक्शन ग्रुप जल्दी मिल रहा है तो यहाँ से नेमिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन हो गई। चौथे पे क्लोरीन आ रहा है तो 4 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन 1 डाइल, ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, बस तरीका बताना चाहिए कैसे करेंगे। अब इस वाले केस में जो क्या है कि लार्जर आर ग्रुप है उसको पैरेंटल हाइड्रोकार्बन के रूप में चूज करेंगे। तो लार्जर आर ग्रुप यही है, इस चूँकि 3 कार्बन का, ये 2 कार्बन का है तो इसको पैरेंटल हाइड्रोकार्बन लेंगे यानी, और इसको क्या लेंगे, एल्कॉक्सी लिखेंगे। मतलब ये हो जाएगा क्या, 2 एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, सिंपल। ऐसे इन दोनों का भी कर लेंगे। चलिए आ जाते हैं अब क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप पे। अगर स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ बॉन्ड एंगल देखना है। बॉन्ड एंगल अगर हम देखेंगे क्या, मेथेनॉल फिनॉल और मेथॉक्सी मीथेन में, ठीक है, तो यानी कि अल्कोहल फिनॉल और ईथर में अगर बॉन्ड एंगल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल ईथर का होगा, उससे कम फिनॉल का होगा, और सबसे कम अल्कोहल का होगा। जैसे इसमें सबसे कम मेथेनॉल का है और उससे ज़्यादा फिनॉल का है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका है, मेथॉक्सी मीथेन मीन्स ईथर का है। इसका रीजन ये है क्योंकि ईथर में बल्कि ग्रुप ज़्यादा लगे हुए हैं। बॉन्ड एंगल ईथर का ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें जो बल्कि ग्रुप ज़्यादा लगे हुए हैं उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल सब ज़्यादा हो जाता है। बस इसमें ये याद रखना था, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप में। अब प्रिपरेशन ऑफ द एल्कोहल की प्रिपरेशन पे आते हैं। तो
पहला जो अल्कोहल बनाने का तरीका है एल्कीन से। एल्कीन से कैसे बनाएंगे, एल्कीन का एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन कर देंगे तो बन जाएगा एल्कोहल, मतलब एल्कीन ले लेंगे उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बन जाएगा एल्कोहल। अगर लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है तो OH कहीं भी लगा देंगे, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल केस में जो एडिशन रिएक्शन होगी वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल होगी, मीन्स उस कार्बन पे जाके OH लगेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी। ओके, तो ये हो जाएगा। बाकी मैकेनिज्म देखनी नहीं है अभी, मैकेनिज्म बस स्टेप याद रहना चाहिए। पहले स्टेप में क्या होता है, एल्कीन का प्रोटोनेशन होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकेटायन पे, और थर्ड स्टेप में डीप्रोटेशन होता है, बन जाता है एल्कोहल। ये तीनों स्टेप याद होने चाहिए। ठीक है, कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकंड और थर्ड स्टेप में क्या होता है अकॉर्डिंग, जब मैकेनिज्म के दौरान, मतलब जब ये चीज़ होती है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन होता है एल्कीन का, तो उसमें 3 स्टेप ये होता है, उसका मैकेनिज्म स्टेप याद रहना चाहिए बस। मैकेनिज्म नहीं लिखने को पूछेगा, सिर्फ इसको पूछेगा कि इनिशियल स्टेप में क्या होता है या फाइनल स्टेप में क्या होता है। ओके, अब आते हैं हाइड्रोबोरेन ऑक्सीडेशन पे। हाइड्रोबोरेन ऑक्सीडेशन जब डाई बोरेन एल्कीन से रिएक्शन करता है तो पहले बनाता है ट्राई एल्काइल बोरेन। जैसे एल्कीन है, एल्कीन ने डाई बोरेन से रिएक्शन किया तो बनाया गया, यहाँ बना ट्राई एल्काइल बोरेन बना। फिर ट्राई एल्काइल बोरेन की रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में करवाएंगे रिएक्शन, तो बन जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। अब यहाँ पे लग रहा होगा जो प्रोपेन 1 ऑल बना हुआ है एल्कीन से, जो प्रोपेन 1 ऑल बना हुआ है ये मार्कोनी का रूल से बना हुआ, एंटी मार्कोनी का रूल से बना हुआ है, बट ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं, ये इसकी अपनी रिएक्शन की अपनी प्रॉपर्टी है। ओके, बस इसमें यही हमको याद रखना है। हाइड्रोबोरेन ऑक्सीडेशन में एल्कीन की रिएक्शन डाई बोरेन के प्रेजेंस में करवाते हैं तो ट्राई एल्काइल बोरेन बनता है। फिर ट्राई एल्काइल बोरेन की रिएक्शन करवाएंगे किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो एल्कोहल बन जाता है। अब ये तो हो गया एल्कीन से बनाने का 2 तरीका। पहला तो एसिडिक क्या कर देंगे, पहला कर देंगे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन कर देंगे, दूसरा हाइड्रोबोरेन ऑक्सीडेशन कर देंगे। अब आते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे एल्कोहल बनाएंगे। कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करके बनाएंगे, और रिडक्शन में कार्बन कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनिक एसिड और एस्टर आ जाएगा। ठीक है, इन सब का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हम 3 एजेंट का यूज़ करते हैं। पहला तो हाइड्रोजन, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल का यूज़ करते हैं। दूसरा जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं। तीसरा जो यूज़ करते हैं वो सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करते हैं। ओके, पहले जो एनसीईआरटी में देख रखा है वो देख लेते हैं, फिर इन तीनों में कंपेयर कर देंगे थोड़ा सा। एनसीईआरटी में तो सिंपल सा यही दे रखा है, जैसे एल्डिहाइड है इसका रिड्यूसिंग एजेंट H2PD अगर यूज़ करेंगे हाइड्रोजन पैलेडियम तो प्राइमरी अल्कोहल बना। कीटोन है, इनने सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ किया तो बन जाएगा क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। मेन से चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करें, चाहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ करें, चाहे हाइड्रोजन पैलेडियम यूज़ करें, ठीक है, हाइड्रोजन प्लेटिनम पैलेडियम या निकल यूज़ करें, सब क्या करेंगे, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में ले जाएंगे, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में लेके जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड अगर लेकिन रहेगा, अगर कार्बोनिक एसिड और एस्टर का रिडक्शन को करवाना रहेगा तो कार्बोनिक एसिड के लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल को इसमें प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत महंगा रिजेंट है, एक्सपेंसिव रिजेंट है, इसलिए इसका यूज हम कॉमर्शियली नहीं करते हैं। जब कोई स्पेशल केमिकल बनाना होगा तभी इसका हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे। ओके, बाकी हम करेंगे क्या, एल्कोहल को एसिड को क्या करेंगे, एसिड की रिएक्शन करवा देंगे, मतलब कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन हम एल्कोहल से करवा देंगे, वो बन जाएगा ईस्टर। देन ईस्टर को हम रिड्यूस कर लेंगे हाइड्रोजन और प्लेटिनम पैलेडियम या निकल कैटलिस्ट के द्वारा, बन जाएगा क्या, एल्कोहल। सिंपल सा हो जाएगा ईस्टर और एसिड का। ओके, अब यहाँ पे हमको एक थोड़ा कंपेयर करना था तीनों में, यही देखना था हमको तीनों रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, पहला तो देखिए, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH है, ठीक है, चल रहा है ना, हाँ ठीक है, ऐसा कंपाउंड अगर है तो उसमें हमने तीनों कैटलिस्ट का यूज़ कर लिया है, तीनों रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कर लिया। एक बार हाइड्रोजन निकल का यूज़ किया, दूसरा सोडियम NaBH4 का यूज़ किया, तीसरा जो है LiLH4 का यूज़ किया। ओके, तीनों ने रिड्यूस किया, पहले तो हाइड्रोजन निकल ने रिड्यूस किया तो बना दिया क्या, एल्डिहाइड। डबल बॉन्डेड को भी रिड्यूस कर दिया। इसने क्या किया, देखो इन दोनों ने क्या किया, डबल बॉन्डेज को रिड्यूस नहीं किया, बस सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करके एल्कोहल बना दिया। ठीक है, अब इसमें नोट में हमने लिख रखा है हाइड्रोजन निकल प्लेटिनम पैलेडियम जो होता है ये रिड्यूस करता है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और कीटोन दोनों को।
बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड ये रिड्यूस करता है केवल कीटो ग्रुप को, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। C डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, C डबल बॉन्ड C को नहीं करता है। ये किस केस में? जब ये ऐसा केस होगा तब, ठीक है। बट अगर ये जो C डबल बॉन्ड C है, ये C डबल बॉन्ड C है, C6H5 से लगा रहेगा, तो ये जो है LiLH4 NaBH4 और हाइड्रोजन प्लेटिनम पैलेडियम कोई भी कैटलिस्ट रहेगा, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, वो C डबल बॉन्ड C को भी रिड्यूस कर देगा और CHO को भी रिड्यूस कर देगा, दोनों को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो यही दोनों में थोड़ा सा कंपेयर करना था। जैसे ये अलग है C6H5 CH डबल बॉन्ड CHO है, तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। ये देखिए एल्डिहाइड को एल्कोहल में तो कर ही रहा था, अब यहाँ पे डबल बॉन्डों को भी रिड्यूस कर दे रहा है सिंगल बॉन्ड में, बस। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया तीनों रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब आते हैं ग्रीनहाइड। ग्रीनहाइड एजेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ओके। ग्रीनहाइड एजेंट क्या होता है? ओके, अब पहले तो ग्रीनहाइड एजेंट ये दे रखा है। फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन क्या करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ ग्रीनहाइड एजेंट टू द कार्बोनिल कंपाउंड से अगर हम ग्रीनहाइड एजेंट रिएक्शन करवाएंगे तो पहले एडक्ट ए बनेगा। कैसे बना? देखिए पाई बॉन्ड टूटा, O पे माइनस आया, ठीक है। O पे माइनस आएगा, कार्बन पॉजिटिव आएगा, और RMG से चूंकि मैग्नीशियम मेटल है तो पॉजिटिव इस पर चला जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और R जो है ये क्या है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चलाएगा। ये अटैक किया पॉजिटिव साइड पे, तो ये बना एडक्ट, मतलब ठीक है, सिंपल है, समझ आ रहा होगा एडक्ट बना। फिर एडक्ट का क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो बन जाएगा एल्कोहल। अब जैसा क्या रहेगा, कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा वैसा एल्कोहल बनेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे जैसे देखिए ये वाला टेबल, जैसे फार्मेल्डिहाइड है, फार्मेल्डिहाइड मतलब मेथेनल है। मेथेनल अगर हम ग्रीनहाइड एजेंट से करवाएंगे, मेथेनल की रिएक्शन ग्रीनहाइड एजेंट से करवाएंगे, फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बनेगा क्या? प्राइमरी एल्कोहल। मेथेनल के अलावा कोई अदर एल्डिहाइड रहेगा, तो वो ग्रीनहाइड एजेंट साथ रिएक्शन करके सेकेंडरी एल्कोहल को बदल जाएगा। कीटोन ग्रीनहाइड एजेंट से रिएक्शन करके टर्शियरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, प्राइमरी एल्कोहल मेथेनल के साथ होता है, सेकेंडरी एल्कोहल अदर एल्डिहाइड के साथ होता है, और टर्शियरी एल्कोहल कीटोन के साथ बनता है। लेकिन किसकी रिएक्शन? ग्रीनहाइड की रिएक्शन हो रही है तीनों के साथ, मतलब एक बार फार्मेल्डिहाइड से करवाया गया, एक बार अदर एल्डिहाइड के साथ करवाया गया, एक बार कीटोन के साथ करवाया गया। ग्रीनहाइड की रिएक्शन एक बार प्राइमरी एल्कोहल बना, देन सेकेंडरी एल्कोहल, देन टर्शियरी एल्कोहल बना। ओके, आई होप कि पता होगा। अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, 11.2 एग्जांपल देखते हैं। ओके, सिंपल सा है, ये वाला एग्जांपल दिया, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल का मतलब 4 कार्बन का क्या है? एल्डिहाइड है, ठीक है। इसका क्या कराना है? कैटालिटिक रिडक्शन करवाना है, मतलब हाइड्रोजन प्लेटिनम पैलेडियम और निकल का यूज कर सकते हैं, NaBH4 का भी यूज कर सकते हैं, और LiLH4 का भी यूज कर सकते हैं फिलहाल, ठीक है। तो बन जाएगा क्या अपना? ब्यूटेनॉल से ब्यूटेन वनॉल बन जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रेशन करवानी है प्रोपीन की इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग प्रोपेन डुआल बन जाएगा। सिंपल सा ऊपर रिएक्शन हो चुकी है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ओके, चूंकि प्रोपीन क्या है? अनसिमेट्रिक एल्कीन है, तो इसलिए मार्कोनी का रूल से एल्कोहल बनेगा। ऐसे अब क्या है? रिएक्शन ऑफ द प्रोपेनोन विद द मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि प्रोपेनोन कीटोन है, कीटोन से तो टर्शियरी एल्कोहल बनेगा। कीटोन से अगर हम ग्रीनहाइड की रिएक्शन करवाएंगे तो टर्शियरी एल्कोहल बन रहा है, यहाँ पे देखो टर्शियरी एल्कोहल बन भी रहा है। ओके, अब प्रिपरेशन ऑफ द फिनाल देखते हैं। फिनाल पहले याद रखना है हमको कि फिनाल पूछा तो नहीं है, फिनाल को कार्बन क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, फिनाल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। फर्स्ट आइसोलेट किया गया था कहाँ से? कोल तार से आइसोलेट किया गया था फिनाल। ओके, अब आते हैं फिनाल के प्रिपरेशन में। फिनाल की प्रिपरेशन जैसे हेलोरिन से करेंगे, हमने हेलोरिन में रिएक्शन पढ़ रखा है, इसको बोलते हैं क्या? डाउ प्रोसेस, ठीक है। डा प्रोसेस रिएक्शन को, ये बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में होती है, मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, मतलब टेम्परेचर 623 केल्विन चाहिए और लगभग 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चाहिए। क्या करेंगे? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे NaOH की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर और प्रेशर 623 केल्विन टेम्परेचर, 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखेंगे। तो पहले तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन फिर करवा देंगे, एसिडिफिकेशन उसका करवा देंगे, मतलब HCl से रिएक्शन करवा देंगे तो बन जाएगा फिनाल। अब हेलोएल्कीन में अगर याद हो, हेलोएल्कीन में हम लोग ने पढ़ रखा है कि यहाँ अगर क्लोरोबेंजीन पे हम क्या लगा देंगे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जैसे NO2 लगा देंगे। NO2 ग्रुप जितना बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर और प्रेशर उतना कम होता चला जाएगा, ठीक है। एक NO2 ग्रुप लगाएं, थोड़ा और टेम्परेचर प्रेशर रखना पड़ेगा, 2 NO2 लगाएंगे, थोड़ा और टेम्परेचर प्रेशर कम रखना पड़ेगा, आराम से जो है बन जाएगा क्या? और अगर 3 NO2 लगाएंगे तो और हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पे अगर यही क्लोरोबेंजीन के साथ 3 NO2 लगा देते, ठीक है, रिएक्शन यही रहती, बस यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर बहुत लो हो जाता है, ठीक है। और तब बनता क्या? यहाँ पे NO2 नहीं, NO2 तो रहता ही, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल बन जाता है, जिसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। हम लोग हेलोएल्कीन में रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है।
ओके, अब आते हैं बेंजोन फिनॉल कैसे बनाएंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन पहले हम ओलियम से करवा देंगे तो बनेगा क्या, बेंजीन के रिएक्शन पहले हम ओलियम से करवा देंगे तो बन जाएगा क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देन बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन हम करवा देंगे किससे, NaOH और H+ की प्रेजेंस में तो बन जाएगा फिनॉल। ये रिएक्शन मेमोराइज होनी चाहिए, दिमाग में सेट होनी चाहिए, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है इसको समझने का। चलिए डाइजोनियम साल्ट से कैसे फिनाल बनाएंगे। डाइजोनियम साल्ट, पहले डाइजोनियम साल्ट कैसे बनाएंगे ये देखते हैं, ठीक है। कोई हम ले लेंगे प्राइमरी एरोमेटिक प्राइमरी एमीन ले लेंगे। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन जैसे हो गया ये एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन हम NaNO2 HCl के प्रेजेंस में करवा देंगे, ठीक है। तो बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंशन करना पड़ेगा, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या बोल रहे हैं 273 से 278 केल्विन, बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर इसको कर देंगे वाटर के साथ वार्म, बन जाएगा फिनाल और नाइट्रोजन निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा क्या, एनिलीन से कैसे फिनाल बनेगा ये हो गया। अब क्यूमीन से कैसे बनाएंगे। क्यूमीन मतलब अगर बेंजीन पे क्या लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है, ओके। तो इसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो ये बन जाएगा पहले क्यूमीन पर क्या बन जाएगा, हाइड्रो पेरोक्साइड बन जाएगा। फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, बन जाएगा फिनाल और एसीटोन, ओके। तो ये हो गया 3, किससे किससे, क्यूमीन से हो गया, डाइजोनियम साल्ट से हो गया, चार्ट से, हेलोरिन से पहले बन गया जिसको डाउ प्रोसेस बोलेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बन गया और उसके बाद डाइजोनियम साल्ट से बन गया और क्यूमीन से भी बन गया, ठीक है। फिनाल बनाना था, 4 तरीका हो गया फिनाल बनाने का। आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी या फिनाल पे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ नहीं याद रखना, बस बॉइलिंग पॉइंट याद रखना। और बॉइलिंग पॉइंट पे अगर ये, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग होता है। मतलब जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, और अगर कंपाउंड में ब्रांचिंग ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ओके। बस इतना इसमें दिमाग में रखना है, बाकी निकल जाएगा। सॉल्युबिलिटी केस में क्या याद रखना है, सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी घटेगी, ठीक है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, सॉल्युबिलिटी अल्कोहल और फिनाल का वाटर में अल्कोहल और फिनाल क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ओके। अब एग्जाम्पल 11.3 में पूछ रखा है क्या, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। बस उसका इसमें सिंपल ही देखना है। पहली बात तो बॉइलिंग पॉइंट 90% मॉलिक्यूलर वेट से निकालना है। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम, मतलब मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम आ रहा है तो ब्रांचिंग देखनी है, ठीक है। जैसे अभी इसमें देख लेते हैं, पेंटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, इथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल और मेथेनॉल, सबका स्ट्रक्चर देखिए। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम ज़्यादा की तरफ जाना है, ठीक है। मेथेनॉल का सबसे कम और पेंटेनॉल का सबसे ज़्यादा, मतलब बस आपको यही लगाना है, यहाँ पे निकल जाएगा आराम से, सिंपल सा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट करना है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो ब्रांचिंग करनी है, बस ये दोनों क्वेश्चन निकल जाएंगे, ओके, ठीक है। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन पे। ओके, तो एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल एक वर्सेटाइल कंपाउंड है। ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह रिएक्ट करता है, ओके। आप ये डिपेंड करेगा क्लीवेज किसके बीच में हो रहा है। अगर बांड जो है OH बांड के बीच में क्लीवेज हो रहा है कि CO बांड के बीच में क्लीवेज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एल्कोहल तो यही होता है ना, ROH, या इसको ऐसे भी लिखें COH। अगर OH के बांड में क्लीवेज हो रहा है, OH बांड में क्लीवेज हो रहा है, या CO के बांड में क्लीवेज हो रहा है, CO बांड के बिटवीन, मतलब जो CO बांड है उसके बिटवीन वो क्लीवेज हो रहा है, OH बांड क्लीवेज हो रहा है, उस हिसाब से वो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अगर OH बांड ब्रेक हो रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा एल्कोहल, ओके। अब देख लेते हैं जरा सा, यहाँ पे दिखा रखा है कैसे, देखिए OH बांड के बीच में क्लीवेज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एल्कोहल है, न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, ओके, ठीक है। अब आते हैं सीधे रिएक्शन पे। रिएक्शन पहले दे रखा है स्टेटी ऑफ एल्कोहल फिनाल, पहले मेटल से रिएक्शन करवा रखा है। अगर एल्कोहल से किसी भी मेटल की रिएक्शन होगी तो वो मेटल एल्कोऑक्साइड बनाएगा। जैसे सोडियम से रिएक्शन होगी तो सोडियम एल्कोऑक्साइड बनाया, एल्युमिनियम से रिएक्शन एल्युमिनियम एल्कोऑक्साइड बनाया, फिर सोडियम से रिएक्शन हुई तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाया। मतलब नॉर्मली कोई एल्कोहल था, सोडियम एल्कोऑक्साइड बना लिया। ये टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल का एल्युमिनियम से रिएक्शन कराएगा तो एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड बना लिया, ठीक है। कुछ नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे मेटल आ जा रहा है। जैसे यहाँ पे सोडियम से हुआ, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और यहाँ पे सोडियम लग गया, वैसे यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, एल्युमिनियम लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, दोबारा सोडियम लग गया। बस क्या करना है, OH में OH जो है बांड ब्रेक करना, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है मेटल से, बस सिंपल सा यही करना है इस रिएक्शन में। फिनाल के रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे NaOH से तो बनेगा क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। ये तो ऊपर दे रखा है। आप यहाँ पे नीचे ये एसिडिटी ऑफ एल्कोहल याद रखनी चाहिए।
एसिडिटी ऑफ अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक प्राइमरी अल्कोहल होता है, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन टर्सरी अल्कोहल। कैसे? क्योंकि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। और अगर हम इसमें चेक करेंगे टर्सरी अल्कोहल में 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए इसमें क्या होगा, इसकी जो एसिडिटी हो जाएगी सबसे कम, और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसकी एसिडिटी हो जाएगी सबसे ज़्यादा। एक्चुअली क्या होता है, एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिसमें ज़्यादा उसकी एसिडिटी कम। टर्सरी अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 3 लगे हुए हैं और प्राइमरी अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक ही लगा हुआ है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल की एसिडिटी सबसे ज़्यादा और टर्सरी अल्कोहल की सबसे कम। तो एसिडिटी निकल गया। अब अगर बेसिक स्टैंड में ये दोनों ये दे रखा, दोनों का कंपेयर कर रखा है एनसीईआरटी में, हो सकता है पूछ ले सोडियम एल्कोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन ज़्यादा बेसिक होता है। सोडियम एल्कोक्साइड ज़्यादा बेसिक होता है, NaOH कम बेसिक होता है, ये यहाँ पे लिख रखा है। एल्कोक्साइड आर स्ट्रॉन्गर बेस देन द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब आते हैं एसिडिटी या फिनाल भी। इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं पढ़नी, अगर ये नॉर्मल ऑर्डर याद हो सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर एसिडिटी देखेंगे इन ऑर्गेनिक कंपाउंडों में सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्या बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसके बाद आएगा फार्मिक एसिड, देन कोई बेंजोइक एसिड आएगा, देन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, उसके बाद फिनाल, देन वाटर एल्कोहल के बाद आएगा हाइड्रोकार्बन में एल्काइन, देन एल्कीन, और सबसे कम जो होगा एसिडिक हो जाएगा एल्केन हो जाएगा। ये एसिडिटी ऑर्डर है, अगर एसिडिटी ऑर्डर याद रह जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से निकल जाएंगे। ठीक है, बाकी सीधा ये टेबल याद रहनी चाहिए। टेबल में अगर ये ट्रिक अच्छे ऐसे मतलब पंप में याद रखिए, पहले तो नाइट्रोफिनॉल, इसका रीजन भी है ना, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप है, और एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप होती है, इनवर्सली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होती है। और जहाँ जहाँ नाइट्रोफिनॉल है, नाइट्रोफिनॉल तो ज़्यादा होगा तो कन्फर्म है, और जहाँ जहाँ क्रिसाल है, क्रिसाल में चूँकि CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो ये तो जो कम एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोफिनॉल वाला ही होगा। लेकिन अब कौन सा होगा, आर्थो मेटा की पैरा, सबसे ज़्यादा पैरा होगा, देन आर्थो होगा, मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक, देन आर्थो नाइट्रोफिनॉल, देन मेटा नाइट्रोफिनॉल, फिर उसके बाद आएगा फिनाल। फिनाल के बाद अब क्रिसाल का नंबर आएगा, क्रिसाल में सबसे, उसके बाद पैरा क्रिसाल, मेटा क्रिसाल, देन पैरा क्रिसाल, और उसके बाद आ जाएगा क्या, आर्थो क्रिसाल, और सबसे कम एसिडिक हो जाएगा इथेनॉल। तो ये हो गया एसिडिटी का आर्डर, एक बार टेबल से चेक कर लीजिएगा। ओके, मतलब आर्डर तो यही रहेगा, ठीक है, अपने हिसाब से एक बार लेकिन बना के आराम से इत्मीनान से याद करिएगा इसको। ओके, अब जैसे इसमें हमको क्या बनाना है, एसिडिटी आर्डर बताना है। एग्जाम्पल 11.4 में प्रोपेनमोनॉल 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, उसके बाद 4 मेथाइल फिनाल। तो ये सिंपल सा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप जिस कंपाउंड में ज़्यादा उसकी एसिडिटी ज़्यादा, सब ज़्यादा किस में, 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल में सब ज़्यादा एसिडिक यही होगा। देखो सब ज़्यादा एसिडिक 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल है, और सबसे कम वो होगा जो क्या होगा, जैसे 4 क्या हो जाएगा सबसे कम, प्रोपेनमोनॉल 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये एलिफेटिक टाइप का, तो सबसे कम ही होगा, सबसे ज़्यादा है। बाकी आप ये सब बना सकते हैं, सिंपल सा है वो। ओके, अब बताएं एस्टरिफिकेशन में। एस्टरिफिकेशन में क्या देखना है, एस्टरिफिकेशन में होता है कि अगर एल्कोहल या फिनाल के रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड से कर देते हैं तो बन जाता है ईस्टर। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे एल्कोहल है या फिनॉल है, इसकी रिएक्शन एसिड से कर, कार्बोक्सिलिक एसिड से कर दिए तो ईस्टर बन गया, एसिटिक एनहाइड्राइड से कर दिए तो ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि एल्कोहल या फिनाल के रिएक्शन पिरिडीन के प्रेजेंस में किसकी करें, एसाइल क्लोराइड से कर दिए तो ईस्टर बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ईस्टर बनने का तरीका जिसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे चीज़ याद रखिएगा, ये होती है क्या, शटमैन बाउमैन रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन पूछ रखी है, लेकिन आई थिंक जे में पूछी है। ठीक है, या तो नेट में पूछेगी, ये क्या होती है, शटमैन बाउमैन रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन होती है, बट यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन शटमैन बाउमैन रिएक्शन ईस्टर बनने का तरीका है। ठीक है, एल्कोहल में या फिनॉल में अगर हम एसाइल क्लोराइड डालेंगे किसी बेस के प्रेजेंस में, पिरिडीन नहीं कोई भी बेस होगा, पिरिडीन या NaOH कोई भी बेस रहेगा तो बन जाएगा क्या, ईस्टर, और इसको बोलते हैं शटमैन बाउमैन रिएक्शन। ओके, अब आते हैं, चलते हैं आगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्पिरिन बनाने का तरीका। एस्पिरिन जिसको बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बनता कैसे है। ओके, क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन कर देंगे। ठीक है, मतलब सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड से कर देंगे तो बन जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको बोलते हैं एस्पाइरिन और
CH3 मतलब एसिटिक एसिड भी बनेगा। अब एस्पिरिन की प्रॉपर्टी कुछ होती है, उसको याद रखना चाहिए। एस्पिरिन जो होता है एनाल्जेसिक होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और एंटी पायरेटिक होता है। ये इसकी 3 प्रॉपर्टी याद रखनी चाहिए। एस्पिरिन जो होती है एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी पायरेटिक ड्रग होती है। ठीक है, बनाने का तरीका पता हो गया। सैलिसिलिक एसिड में सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन कर देंगे तो एस्पिरिन बन जाएगा। ओके, तो एस्पिरिन का फार्मूला भी माइंड में रहना चाहिए कि ये होता है एसिटिक सैलिसिलिक एसिड। ओके, अब अगर CO बाइंड एल्कोहल का जो CO बाइंड है उसके बीच में अगर क्लीवेज होगा तो पहला तो रिएक्शन है, अगर हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो पहले पढ़ भी चुके हैं। कोई भी एल्कोहल रहेगा उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से करवा देंगे तो एल्केलाइड बना लेगा, सिंपल सा है। अब यहाँ पे याद करने लायक है ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट होता है एनाइड्राइज्ड ZnCl2 कंसनट्रेटेड HCl। अब ये जो होता है ल्यूकास रिएजेंट टर्शियरी अल्कोहल अगर रहेगा, टर्शियरी अल्कोहल के साथ टर्बिडिटी बहुत फास्ट देता है। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ थोड़ा देता है लेकिन थोड़ा लेट लगाता है, और प्राइमरी अल्कोहल के साथ देता ही नहीं टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पे। तो याद रहना चाहिए मेन इसमें ल्यूकास रिएजेंट के साथ एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो अगर ल्यूकास रिएजेंट होगा तो ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा 3 डिग्री। अल्कोहल सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा ल्यूकास के साथ, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। और ल्यूकास है क्या? कंसनट्रेटेड HCl और एनाइड्राइज्ड ZnCl2, ये है ल्यूकास। ओके, पूछता है ये कि नेट में क्वेश्चन पूछ रखा है, क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल में किस में जो है ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर टर्शियरी अल्कोहल है तो वहाँ पे बिना ZnCl2 कैटलिस्ट के भी काम हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ रूम टेम्परेचर पे कंसनट्रेटेड HCl से रिएक्शन करवा देंगे तो अल्कोहल रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो वहाँ पे ZnCl2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, कंसनट्रेटेड HCl के साथ ZnCl2 लगाना पड़ेगा। ओके, और टेम्परेचर भी थोड़ा हाई रखना पड़ेगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो ये ल्यूकास रिएजेंट का होगा। क्वेश्चन कैसे बनता है देख लेंगे अभी क्वेश्चन भी। अब फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वही बनेगा, क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड ही बनेगा, सिंपल सा है। डिहाइड्रेशन में हम क्या यूज करेंगे? डिहाइड्रेशन में पहली बात एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और बनेगा क्या? एल्कीन। अब इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज करेंगे प्रोटिक एसिड, जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H3PO4 और एनाइड्राइज्ड ZnCl2 या एल्यूमिना, ये सब क्या होते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, एल्कोहल से वाटर को निकाल देंगे और बन जाएगा क्या? एल्कीन। जैसे यहाँ पे इथेनॉल है, इथेनॉल का रिएक्शन H2SO4 443 केल्विन पर रिएक्शन करवा दिए, हीट कर दिए तो ये वाटर निकल गया, बन गया क्या? इथीन बन गया। ऐसे यहाँ पे हाँ एक बात और, जैसे जैसे हम डिग्री ऑफ एल्कोहल बढ़ाते जाएंगे, मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री करते जाएंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का परसेंट भी कम हो जाएगा और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। जैसे देखिए 2 डिग्री एल्कोहल है, यहाँ पे 85% H3PO4 यूज हो रहा है, लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल है तो सिर्फ 20% H3PO4 यूज करना पड़ेगा हमको, ज़्यादा ये H3PO4 की जरूरत नहीं है। और टेम्परेचर भी देखिए 2 डिग्री एल्कोहल है, टेम्परेचर 440 केल्विन है, 3 डिग्री होगा टेम्परेचर भी कम होगा, 358 केल्विन चाहिए टेम्परेचर। ओके, तो मतलब इससे क्या पता चल रहा है? एल्कोहल डिग्री ऑफ एल्कोहल जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे मतलब रिएक्टिविटी जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन है उतना फास्ट होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पहले ये नीचे ये इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का जो ऑर्डर है सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन फास्ट होता है टर्शियरी अल्कोहल का, देन सेकेंडरी अल्कोहल का, और ये सबसे स्लो होगा डिहाइड्रेशन प्राइमरी अल्कोहल का। ओके, ये भी पूछ रखा है क्वेश्चन नीट में। ओके, मैकेनिज्म, अगर हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के मैकेनिज्म देखें तो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोन, पहला होता है प्रोटोन एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। थर्ड स्टेप में इथीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटॉन का एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, स्टेप याद रहना चाहिए बस, बाकी कैसे हो रहा है नहीं लिखने को नहीं आएगा। ठीक है, पहले ये पूछेगा कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के इनिशियल स्टेप कौन सा था, या सेकंड स्टेप कौन था, या फाइनल स्टेप कौन सा था। ठीक है, बस चलिए अब आते हैं ऑक्सीडेशन में। यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया, ये क्या हो जाए, इथेनॉल की रिएक्शन अगर हम क्या करवा देंगे H2SO4, मतलब ये तो ईथर में भी मिलेगा, बाद में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी एक बार कर लेते हैं। इथेनॉल रिएक्शन H2SO4 443 के लिए करवाना तो बन रहा है इथीन, लेकिन यही रिएक्शन अगर हम इसी रीजेंट H2SO4 रीजेंट की प्रेजेंस में 413 केल्विन पे करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा, यानी कि C2H5 O2H5 बन जाएगा। ओके, चलिए आते हैं ऑक्सीडेशन पे। ऑक्सीडेशन पे क्या होता है? एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो बनता क्या है, देखते हैं क्या बनेगा। अब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे, वही ये तो क्या बनेगा ऑक्सीडेशन, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ओके, वो डिपेंड करेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे KMnO4 और K2CR2O7 तो वो एल्कोहल को लेके चला जाएगा कार्बोनिलिक एसिड में सीधे, और अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्कोहल को वो फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड में या तो कीटोन में, जैसा एल्कोहल रहेगा वैसे बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। अब कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है कौन सा माइल्ड होता है पहले देख लेते हैं। तो
KMnO4 और K2Cr2O7 स्ट्रांग हैं, बाकी जितने भी हैं या तो माइल्ड होंगे, ठीक है, या तो वीक होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है, जैसे ए रहा एल्कोहल, ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। ओके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अपना आएगा एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4, और एक और आता है K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है, ठीक है। एल्कोहल को कार्बोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। बाकी CrO3 एनाइड्रस मीडियम में ये क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है लेकिन माइल्ड होता है। ये क्या करेगा, एल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में ले जाकर छोड़ देगा। जैसे RCH2OH है, RCH2OH है तो CrO3 लगाएंगे अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ओके, अब बेटर रीजन जो होता है प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में लेके जाने के लिए PCC होता है, मीन्स पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। ये कॉम्प्लेक्स होता है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड विद द पिरिडीनियम एंड HCl का। ओके, जैसे यहाँ पे इसकी PCC की एक खास प्रॉपर्टी है कि डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, डबल बॉन्ड को जैसे कि तैसे छोड़ देता है, ठीक है। तो ये रहा क्या, डबल बॉन्ड के साथ एक एल्कोहल, उससे क्या करेगा, सिर्फ एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड में, बाकी डबल बॉन्ड को छोड़ देगा, जैसे कि तैसे रह जाएगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल को CrO3 देखो कीटोन में लेके जा रहा है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में लेके जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में लेके जा रहा है, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो ही नहीं करते हैं, बल्कि टर्शियरी अल्कोहल क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। ओके, यानी इसमें एल्कीन बन जाता है, एल्कीन बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे कॉपर 573 कैलोरी प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में गया, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में गया, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल एल्कीन में चला गया, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल क्या हो गया, क्या कॉपर 573 कैलोरी के साथ डिहाइड्रोजिनेशन हुआ और एल्डिहाइड या कीटोन बना, पर टर्शियरी अल्कोहल क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ और क्या बना, एल्कीन बना। तो ये हो गया अपना। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहली बात तो हमको ये याद रखना है, जो ये है फिनॉल है, फिनॉल पे जो बेंजीन रिंग पे जो OH ग्रुप लगा हुआ है, ये कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डाइट्रोइन ग्रुप है। बस अभी इतना याद रखो, ऑर्थो पैरा डाइट्रोइन ग्रुप है ये, यानी कि जो भी ग्रुप अटैक करेगा या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा, ठीक है, मेटा पे नहीं जाएगा, क्योंकि फिनॉल में जो OH है वो ऑर्थो पैरा डाइट्रोइन ग्रुप है। तो अब आते हैं सीधा नाइट्रेशन पे। नाइट्रेशन करवाएंगे जब फिनॉल का, यानी फिनॉल का जो रिएक्शन जब डाइल्यूट HNO3 से करवाएंगे तो एक बार तो ऑर्थो, चूंकि OH तो ऑर्थो पैरा डाइट्रोइन ग्रुप है, तो एक बार ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा, एक बार पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। अब इसे मेजर कौन सा होगा, मेजर होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब एक बात और इसमें क्लियर कर रखी है SIT ने, इन दोनों को सेपरेट करना आसान है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को, इसलिए क्योंकि इसमें क्या होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, किसमें, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इनको सेपरेट करना किसके द्वारा, बाय स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा ईजी है। ओके, यहाँ पे नीचे दिखा भी रखा है, देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। अब अगर इसी फिनॉल का रिएक्शन अभी हमने डाइल्यूट HNO3 से किया तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बना, और इसी फिनॉल का रिएक्शन हम कंसंट्रेट HNO3 से कर देंगे तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, जिसको बोलते हैं क्या, पिक्रिक एसिड बोलते हैं इसको। आते हैं हेलोजिनेशन में। हेलोजिनेशन में कुछ नहीं करना, वही सिर्फ हेलोजिनेशन में भी एक बार मतलब हेलोजन जो भी हेलोजन रहेगा एक बार ऑर्थो पे लगेगा, पैरा पे लगेगा, क्योंकि फिनाल में जो OH है वो ऑर्थो पैरा डाइट्रोइन ग्रुप है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन जो करवाएंगे हम हेलोजिनेशन करते समय, फिनाल की रिएक्शन लो पोलरिटी वाले सॉल्वेंट की वजह से हम करवाएंगे, जैसे क्लोरोफॉर्म में CH2, ब्रोमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की वजह में CH2 की वजह करवाएंगे और लो टेम्परेचर पे, मतलब 273 केल्विन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाएंगे रिएक्शन, ठीक है। तो एक बार ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बनेगा, एक पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा, मेजर तो पैरा वाला ही होगा, पैरा ब्रोमोफिनॉल मेजर होगा। ओके, अब इसी रिएक्शन फिनाल के रिएक्शन अभी यहाँ पे क्या लिए थे, ब्रोमीन सिंपल लिए थे और एक लो पोलरिटी वाला सॉल्वेंट लिए थे। अब यहाँ पे हम ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस करवा देंगे, अगर फिनाल के रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करवा देंगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, ठीक है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल में क्या कराना है, मोनो नाइट्रेशन ऑफ 3-मेथाइल फिनाल, 3-मेथाइल फिनाल का मोनो नाइट्रेशन करेंगे तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा सिंपल सा। डाई नाइट्रेशन 3-मेथाइल फिनाल का करेंगे तो सिंपल सा नाइट्रो लगेगा कहाँ पे, या तो ऑर्थो पे लगे मतलब जाके लगेगा या तो पैरा पे जाके लगेगा, ठीक है, मेटा पे जाके नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले वाले में जब मोनो नाइट्रेशन करवाएगा तो एक बार यहाँ पे लगा, एक बार यहाँ पे, मतलब OH की एक बार पैरा पे लगा, एक बार ऑर्थो पे लगा, एक बार पैरा पे लगा, ठीक है। तो ये बन गया। डाइनाइट्रेशन करवाएंगे अगर हम, डाइनाइट्रेशन 3-मेथाइल फिनाइल करवाएंगे, देखिए OH के एक बार ऑर्थो पे लगा और एक पैरा पे, मेटा पे नहीं लगेगा जाके, ठीक है। अब यहाँ पे मोनो नाइट्रेशन
फिनाइल मेथेनोएट का अगर करवाएंगे, चूँकि OCOCH3 जो है ये भी ऑर्थो पैरा नाइट्रोजन ग्रुप है, इसलिए नाइट्रो जो है मेजर वाला जो बनेगा वो पैरा पे जाके लेगा, यानी पैरा नाइट्रो फिनाइल मेथेनोएट बन जाएगा। ठीक है। निम्न रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन और रिमर-टिमर रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन की रिएक्शन, जब कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, फिनाइल की रिएक्शन हम NaOH की प्रेजेंस में करवाते हैं तो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, फिर इसकी रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड H+ की प्रेजेंस में करवा देंगे तो बन जाएगा क्या, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। ओके, यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन जाएगा। इसको बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन। इस सीधे याद रहनी चाहिए, बाकी और इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। ऐसा रिमर-टिमर रिएक्शन, फिनाइल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एक्वेशन NaOH की प्रेजेंस में कराएंगे बनेगा इंटरमीडिएट ये, फिर इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगा, मतलब फाइनली इसमें क्लोरोफॉर्म NaOH की रिएक्शन करवाएंगे तो ऑर्थो पे जाके फिनाइल के ऑर्थो पोजीशन पे जाके CHO लग जाएगा, जिसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, और इस रिएक्शन को बोलते हैं रिमर-टिमर रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन और रिमर-टिमर रिएक्शन सीधे रिएक्शन रटी हुई होनी चाहिए। ओके, और ये फिनाइल रिएक्शन जिंक डस्ट करवा देंगे तो फिनाइल में जो OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा, हट जाएगा वो, और सिंपल सा बन जाएगा क्या, बेंजीन बन जाएगा। लास्ट रिएक्शन है, लास्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये है फिनाइल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे किसके साथ, Na2Cr2O7 H2SO4 की प्रेजेंस में बनेगा बेंजोक्विनोन। ठीक है, ये होता है क्या, डाई कीटोन बन जाएगा। बाकी कुछ कमर्शियल इंपॉर्टेंट एल्कोहल है जैसे मेथेनॉल, इथेनॉल। मेथेनॉल का जैसे हम इसको वुड स्पीड भी बोलते हैं, इसको पूरा पढ़ना है। ठीक है, मेथान को वुड स्पीड बोलते हैं। प्रोड्यूस कैसे होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से प्रोड्यूस होता है ये। ठीक है, मेथेनॉल ये रिएक्शन जो देखिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का हम क्या करेंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा देंगे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnOCr2O3 की प्रेजेंस में, ZnOCr2O3 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो बन जाएगा मेथेनॉल। मेथेनॉल क्या होता है, हाईली पॉइजनस होता है ये। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में अगर मेथेनॉल स्मॉल क्वांटिटी में अगर ले लिया जाए तो ब्लाइंडनेस कॉज कर देगा, और अगर कहीं लार्ज क्वांटिटी में गलती से मेथेनॉल ले लिया जाए तो मार भी देगा। ठीक है, बस इतना ही देखना है। बाकी मेथेनॉल का यूज एज ए सॉल्वेंट के रूप में पेंट में किया जाता है, वर्निशेज के रूप में किया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड को बनाने में किया जाता है। सिंपल सा एक बार रीड करना है, मतलब मेमोराइज रीड करने के साथ साथ मेमोरी में भी रखना है। ओके, अब इथेनॉल भी देखना है। इथेनॉल जैसे मान लीजिए कि इथेनॉल बनाने का तरीका पहले देखिए। इथेनॉल कैसे बनता है, ठीक है, ये रहा क्या, ये रहा सुक्रोज है ये C12H22O11। इसका क्या करेंगे, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में सुक्रोज है तो ये टूटेगा किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब अगर इन्वर्टेज है, यहाँ पे सुक्रोज एंजाइम में सकता था, ये कि थोड़ा अंतर कर देते हैं यहाँ पे इन्वर्टेज यानी कि ये प्लांट में हो रही है। अगर यहाँ पे सुक्रोज होता तो यानी ये हम लोगों में होती। ठीक है, सुक्रोज एंजाइम सुक्रोज को तोड़ता है हम लोगों में, जब हम लोग सुक्रोज खाते हैं तो वहाँ सुक्रोज एंजाइम स्टमक के अंदर होता है। ठीक है, मतलब जहाँ भी एंजाइम होता है बॉडी के अंदर, सुक्रोज एंजाइम होता है और तोड़ता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। बट अगर प्लांट में रहेगा, प्लांट के केस में इन्वर्टेज एंजाइम लगेगा और सुक्रोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ओके, अब ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना हुआ है, इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में बना लेंगे क्या, इथेनॉल बना लेंगे। बाकी ये नीचे जो देखा एक बार रीड कर लीजिएगा। ओके, अब आते हैं ईथर। ओके, ईथर में कुछ नहीं करते हैं ना। ईथर में अगर प्रिपरेशन आप ईथर देखेंगे तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर देंगे, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे डिहाइड्रेज एजेंट का यूज़ करके H3PO4 या H2SO4 की प्रेजेंस में, तो अल्कोहल यानी इथेनॉल बन जाएगा। अगर H2SO4 443 केल्विन यूज़ कर रहे हैं तो इथीन बनेगा, टेम्परेचर थोड़ा कम कर रहे हैं 413 केल्विन पर करवा रहे हैं तो ईथर बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, डाईइथाइल ईथर बन जाएगा। बस अब ईथर का जो फॉर्मेशन होता है SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, SN2 मतलब कि अगर ओके, अब जैसे विलियमसन सिंथेसिस ले लेते हैं, विलियमसन सिंथेसिस देख लेते हैं। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है कि सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ईथर का प्रिपरेशन करना है तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से करवा देंगे तो बन जाएगा ईथर। ओके, तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सोडियम एल्कोक्साइड है अगर ये टर्सरी है और जो एल्किल हैलाइड है प्राइमरी है तो कोई दिक्कत नहीं, ईथर बन जाएगा। ठीक है, SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग ईथर बन जाएगा। बट अगर कहीं जो एल्किल हैलाइड है वो टर्सरी हो गया, सोडियम एल्कोक्साइड चाहे जो
अगर एल्केन लाइट टर्सरी हो गया तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, यानी तब ईथर नहीं बनेगा बल्कि एल्कीन बन जाएगा, जैसे ये वाली रिएक्शन है। तो याद रखना है कि अगर जो एल्केन लाइट है वो प्राइमरी है तो तभी ईथर बनेगा सोडियम एल्कोहल ऑक्साइड के प्रेजेंस में अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग। बट अगर एल्केन लाइट अगर टर्सरी निकल गया कहीं तो टर्सरी रिएक्शन रहेगा तो सोडियम एल्कोहल ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग वो क्या बना लेगा, एल्कीन बना लेगा। ये ध्यान देने लायक है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये सोडियम क्या है, इथॉक्साइड है, और ये क्या है, टर्सरी एल्कलाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ईथर बनने से रहा, ठीक है, ये ईथर बनाया है तो ये गलत है, ईथर नहीं बनेगा यहाँ पे बल्कि एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। अगर ये उल्टा होता, ये जैसे सोल्यूशन में दे रखा ना, इसका सही रिएक्शन क्या हो जाएगी, सोडियम एल्कोऑक्साइड को आपको टर्सरी लेना है, एल्किल हैलाइड को, मतलब यहाँ पे इथाइल क्लोराइड लिया है, इसको प्राइमरी लेना है, तो सिंपली तब क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा आराम से, ठीक है। बनाना क्या है, ईथर कैसे बनाना है, सिंपल सा क्या करना है, जैसे आपको ऊपर रिएक्शन मैंने बताया नहीं, कहाँ गया, ये है ना, क्या करना है, RX को तोड़ना है यहाँ पे, और यहाँ पे RONA को इसे तोड़ना है, और NaX के साथ चला जाएगा, ROR इसे जुड़ जाएगा, बन जाएगा ईथर। ऐसे सब में करना है, जैसे इसमें करना है, कहाँ गया, ये रिएक्शन है, ठीक है। CH3Br को ब्रेक करना है, इधर ONA को ब्रेक करना है, NaBr निकल जाएगा, और ये जैसा है इसके साथ लग जाएगा, ये बन गया ईथर। चलिए ठीक है, ईथर में बन गया, ओके। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मुझे नहीं देखना है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछता है तो देखिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्कोहल का है, बीच में जो है ईथर है, और सबसे कम क्या है, हाइड्रोकार्बन का है, नहीं सबसे कम तो ईथर का है, ठीक है, सबसे ज़्यादा एल्कोहल का है, और इथॉक्सी इथेन का तो क्या है, सबसे कम है, हाइड्रोकार्बन का बीच में है। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट का थोड़ा देख लीजिएगा। और एल्कोहल का क्यों बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ये रीजन दे सकते हैं। अब थोड़ा केमिकल रिएक्शन ईथर की देख लेते हैं। अगर CO बॉन्ड क्लीवेज हो रहे हैं तो CO ईथर की रिएक्शन का HX से करवाएंगे तो बनेगा एल्केलाइड और अल्कोहल। जैसे यहाँ पे ROR के में RO के बीच में क्लीवेज होगा, और यहाँ HX, तो एक R के साथ OH चला जाएगा, मतलब समझ रहे हैं ना, ROH, और इधर RX बन जाएगा, ठीक है, ऐसे करेंगे। और अगर एल्कोहल की रिएक्शन HX से करवाएंगे तो एल्केलाइड तो पता ही होगा। अब जैसे इसमें देखते हैं, एक एल्काइल O से एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एक एराइल ग्रुप लगा हुआ है। इसके रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड से करवाएंगे तो जो मोर स्टेबल ग्रुप है, मतलब कि एराइल ऑक्सीजन के साथ H आके लगेगा, मतलब जैसे समझ रहे हैं, जैसे ये हो गया, ये तो एराइल ग्रुप हो गया, और फिर ऑक्सीजन से एक साइड एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो जो बल्कि ग्रुप बड़ा वाला ग्रुप है, ऐसे समझ सकते हैं, जो बड़ा वाला मोर स्टेबल एराइल ग्रुप रहेगा, एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड रहेगा, तो ये RO के बाद में ब्रेकिंग होगी, और HX में तो H और H+X माइनस जाएगा ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, H इसके साथ चलाएगा तो बना लेगा क्या, फिनाल, और X माइनस R+ के साथ चला जाएगा, बना लेगा RX। ऐसे करना है, ठीक है, हो जाएगा, सिंपली समझ आ गया होगा। अब अगर रिएक्टिविटी देखनी हो हाइड्रोजन हैलाइड की, तो ये भी पूछा है, हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HI होता है, देन HBr, देन HCl होता है, ये याद रहना चाहिए। बाकी सिंपल से इधर कुछ नहीं पढ़ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल में देख रखना है, ये रिएक्शन सबकी रिएक्शन, ये इन सब की रिएक्शन किससे करवानी है, 2 या 3 HI से करवानी है। तो ईथर की रिएक्शन जब हम HI से करवाते हैं तो हमको यह ध्यान देना है, जो बड़ा वाला ग्रुप है, जिस साइड बड़ा वाला ग्रुप लगा है, O के जिस साइड बड़ा वाला ग्रुप लगा है, उसके साथ OH, मतलब वो ग्रुप फिनाल बना लेगा, और जो छोटा वाला ग्रुप है वो आयोडाइड बनाएगा, ठीक है, मतलब एल्काइल आयोडाइड बनाएगा। जैसे इस वाले रिएक्शन में देखेंगे तो इधर ये बड़ा वाला ग्रुप होगा, ये तो बना लेगा क्या, फिनाल, ठीक है, मतलब यहाँ पे लग जाएगा OH, और छोटा वाला ग्रुप क्या है, एल्काइल हाइलाइड बना लेगा, क्योंकि HI है तो ये बना लेगा CH3CH2I। तो देखिए CH3CH2I बना रहा है, ये बड़ा वाला ग्रुप फिनाल एल्कोहल बना रहा है, ठीक है। इसमें वाले केस में क्योंकि ये है जो यहाँ पे टर्सरी भी है, अब टर्सरी वाले केस में उल्टा हो जाता है, क्योंकि ये टर्सरी है ना, ये टर्सरी है, तो यहाँ पे ये क्लीवेज होगा, ये जो टर्सरी है ये बनाएगा आयोडाइड, और ये इधर वाला ग्रुप है ये क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा। देखिए टर्सरी वाला आयोडाइड बना रहा है, इधर ये एल्कोहल बना रहा है। इस वाले केस में दोनों एराइल ग्रुप लगे हुए हैं। एराइल क्या है, ये एक साइड में क्या है, ये बड़ा वाला ग्रुप है, ठीक है, CH2OH, यानी कि ये बेंजाइलिक है। तो यह एक साइड जो है बड़ा वाला ग्रुप जो है, मतलब ये वाला जो है ये फिनाल बना लेगा इधर, और इधर जो है आयोडाइड। मतलब ब्रेकिंग में ज़्यादा ध्यान देना है, जो स्टेबल हो, मोर स्टेबल ग्रुप होगा उसको, उसके साथ वो बनाएगा क्या, एल्कोहल बना लेगा। जो छोटा वाला ग्रुप होगा, लेस स्टेबल होगा, वो बनाएगा आयोडाइड, ठीक है।
अब आते हैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। वही चीज़ है जैसे फिनाल था वैसे ये भी रहेगा। अगर एराइल ग्रुप पे OCH3 लगा हुआ है तो यानी बन गया एनिसॉल, यानी क्या लगा हुआ है, ये एल्कोक्सी लगा हुआ है ना, ये भी आर्थो पैराडाइट्रिन होता है। इसलिए इसमें भी एक चाहे हाइलोजेशन करवाएंगे, जैसे मान लीजिए हाइलोजेशन करवाया है पहले एनिसॉल का, तो एक बार पैराब्रोमो एनिसॉल बनेगा, आर्थोब्रोमो एनिसॉल बनेगा। रीजन क्योंकि OCH3 आर्थो पैराडाइट्रिन ग्रुप है, ठीक है। मेजर कौन सा बनेगा, पैरा वाला बनेगा। ऐसे फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन करवाएंगे तो एनिसॉल के रिएक्शन अगर CH3Cl एनहाइड्रस से LCH3 करवा देंगे तो एक बार 2-मेथॉक्सीटोलुइन मतलब जो मेथाइल एक बार आर्थो पे लगेगा, एक बार पैरा पे लगेगा। मेजर पैरा वाला होगा, ठीक है। ये पैरा वाला हो गया, ये आर्थो वाला हो गया। अब वही है एनिसॉल रिएक्शन CH3COCl एनहाइड्रस से LCH3 से करवाएंगे तो एक बार CH3 आर्थो पे लगा, एक बार पैरा वाला मेजर हो गया। सिंपल सा। नाइट्रेशन भी केस में नाइट्रो एक बार आर्थो पे लगेगा, एक बार पैरा पे लगेगा और पैरा वाला मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि रीजन ये आर्थो पैरा पे लगेगा क्योंकि एनिसॉल में जो OCH3 आर्थो पैराडाइट्रिन ग्रुप है, जो बेंजीन रिंग पे OCH3 ग्रुप लगा हुआ है आर्थो पैराडाइट्रिन ग्रुप है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू। खत्म हो गया चैप्टर।